हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम समाज शास्त्र कक्षा 12 की पहली पुस्तक भारतीय समाज के चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जनसांख्यिकी में सिद्धांत और संकल्पनाएं। दोस्तों, मेरा यह वीडियो एनसीईआरटी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड तथा अन्य सभी बोर्ड्स के समाज शास्त्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसांख्यिकी में सिद्धांत और संकल्पनाएं। आज हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जनसांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषाएं, जनसांख्यिकी के प्रकार, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव तथा जनसांख्यिकी अध्ययन के सिद्धांत। दोस्तों, जनसांख्यिकी की पहली परिभाषा। जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसे जनांकिकी भी कहा जाता है। दोस्तों, डेमोग्राफी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस तथा ग्राफिन। डेमोस तथा ग्राफिन को यूनानी भाषा से लिया गया है। डेमोस का अर्थ होता है लोग तथा ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन। इस प्रकार डेमोग्राफी का अर्थ है लोगों का वर्णन करना, अर्थात जनसांख्यिकी का अर्थ हुआ लोगों का वर्णन करना। जनसांख्यिकी की दूसरी परिभाषा। जनसांख्यिकी का अर्थ मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन से है, अर्थात जनसांख्यिकी में मनुष्यों की गिनती वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। जनसांख्यिकी की तीसरी परिभाषा। जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म मृत्यु दर, प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना। जनसांख्यिकी की चौथी परिभाषा। गोइलार्ड के अनुसार जनसांख्यिकी की परिभाषा, यह मनुष्यों की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अमेरिका की 1790 की जनगणना सबसे पहली आधुनिक किस्म की जनगणना थी। भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच प्रारंभ किया और फिर 1881 से हर 10 साल बाद 10 वर्षीय जनगणना की जाती रही। स्वतंत्र भारत में सन 1951 से 2011 तक अभी तक 7 10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के कारण अभी तक नहीं करवाई जा सकी है। जनसांख्यिकी के प्रकार। जनसांख्यिकी के दो प्रकार हैं, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी क्या है? जनसांख्यिकी की इस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्त्री पुरुष अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घनत्व आदि। 2. सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जैसे शिक्षा, परिवार, जातीय प्रजातीय संरचना, गतिशीलता आदि। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण। दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अनेक कारण हैं। धार्मिक तथा भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव। भारत में धर्म की प्रधानता है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि संतान तो ईश्वर की देन है, भाग्य में जितनी संतान का योग होगा उतना तो पैदा होगा ही। दूसरे, अज्ञानता एवं अशिक्षा की अधिकता। अशिक्षित होने के कारण यहाँ के लोगों का मानना है कि जितना अधिक पुत्र की प्राप्ति होगी उतना अधिक रुपए कमाएंगे। ज्यादा बच्चे होने से परिवार ज्यादा संपन्न होगा। तीसरा, निम्न जीवन स्तर।
आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोगों का जीवन स्तर निम्न है। निम्न जीवन स्तर होने के कारण तथा आय की कमी के कारण मनोरंजन के अन्य साधन उन्हें उपलब्ध नहीं होते। मनोरंजन के साधन के रूप में पति पत्नी के शारीरिक संबंध ही विकल्प होते हैं। इस कारण से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 4, कम आयु में विवाह। भारत में ज्यादातर परिवारों में कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसके उनके बच्चे पैदा कर सकने की उम्र ज्यादा लंबी हो जाती है। ऐसे लोग गर्भ निरोध के उपायों को भी नहीं अपनाते। इस कारण से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती है। नंबर 5, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। भारत की चिकित्सा सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जिससे रोग या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु काफी कम हो गई है। लेकिन इसी अनुपात में जन्म दर को कम नहीं किया गया, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई और यहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। 6, गर्म जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, जिसके कारण यहाँ के युवा जल्दी परिपक्व हो जाते हैं या उनकी संतान पैदा कर सकने की क्षमता युवावस्था में पहुंचते ही आ जाती है, जिससे भी जनसंख्या की वृद्धि होती है। 7, पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था। भारत के अधिकांश भाग में, खासकर उत्तरी भारत में, पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है। मतलब पिता की सत्ता या अधिकार पुत्र को मिलता है और ऐसा भी माना जाता है पुत्र से ही वंश का नाम आगे बढ़ेगा। इस प्रकार पुत्र की प्राप्ति के लिए बच्चे पैदा करते जाते हैं जब तक कि बेटा पैदा न हो जाए। इस प्रकार पुत्र की लालसा में अनगिनत लड़कियों को पैदा कर देते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक प्रभाव हैं, जैसे नंबर 1, वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन। दोस्तों, जनसंख्या अधिक होने से वस्तुओं और साधनों की मांग ज्यादा होती है, लेकिन जनसंख्या की गति से वस्तुओं और संसाधनों का उत्पादन नहीं हो पाता, जिस कारण वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा होती है। नंबर 2, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण आय का अधिकांश हिस्सा लोगों के भरण पोषण में ही खर्च हो जाता है, जिसके कारण बचत बहुत कम हो पाती है। इस कारण राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। नंबर 3, बेरोजगारी में वृद्धि। दोस्तों, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। 4, सामाजिक विघटन और अपराध में कमी, अपराध में वृद्धि। अधिक बच्चे हो जाने से लोग उनका पालन पोषण और शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से नहीं कर पाते, जिससे वे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक विघटन पैदा होती है और अपराधों को बढ़ावा मिलता है। 5, प्रवास की समस्या। बेरोजगारी की अधिकता के कारण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शहरों में जमीन कम होने और जनसंख्या अधिक होने के कारण उनके रहने की समस्या बढ़ रही है। उन्हें शहरों की गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। साथ ही कृषि भूमि पर घर बनाए जा रहे हैं, जिससे खेती करने योग्य भूमि लगातार कम होते जा रही है। 6, समाजीकरण का अभाव। अधिक बच्चा हो जाने के कारण परिवार में बच्चे का पालन पोषण, शिक्षा तथा खान पान की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे उनका मानसिक व शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। ऐसे में बच्चे युवा होकर समाज के गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और उनका समाजीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के अनेक दुष्प्रभाव हैं। जनसांख्यिकी अध्ययन के सिद्धांत। नंबर 1, जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत। 2, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। 3, जनसंख्या का नव माल्थसवादी सिद्धांत। 4, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, इन सिद्धांतों को आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार
जनसंख्या स्वयं समायोजन चक्र को महत्व प्रदान करता है। इसके अनुसार जनसंख्या मांग के अनुसार स्वयं अपने आप को समायोजित कर लेता है। दोस्तों, प्राचीन काल में मान्यता थी कि प्रत्येक स्त्री पर धरती का ऋण होता है जो उसे बच्चे पैदा करके उतारना पड़ता है, यानी प्रत्येक स्त्री को कुछ न कुछ बच्चे पैदा करना आवश्यक था। मध्य युग में भी युद्ध व लड़ाइयों के लिए सेना में भर्ती के लिए अधिक से अधिक जनसंख्या की आवश्यकता होती थी। इसलिए संबंधित देश का राजा बच्चे पैदा करने वाली स्त्रियों को छूट और रियायतें दिया करते थे। औद्योगिक काल में भी कल कारखानों में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार ज्यादा जनसंख्या को अच्छा माना जाता था। वर्तमान समय में अत्यधिक जनसंख्या विनाशकारी होते जा रही है। एडम स्मिथ ने जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र को महत्व दिया है। इनके अनुसार यदि मनुष्यों की मांग जितनी है उतनी उत्पत्ति नहीं हो पाती तो यह जन्म दर को बढ़ा देती है। इसके विपरीत मनुष्यों की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होने लगती है तो यह जन्म दर को कम कर देती है। नंबर 2, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के निम्नलिखित सूत्र दिए। जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर से, कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय दर से, नैसर्गिक प्रतिबंध और निवारक प्रतिबंध। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय दर से। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी क्रम में होती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 आदि। माल्थस के इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी क्रम में या गुणोत्तर श्रेणी क्रम में होती है, अर्थात 2, 4, 16, 32 इत्यादि। माल्थस के अनुसार जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय दर से। इस सिद्धांत के अनुसार खाद्य सामग्री की वृद्धि समांतर क्रम में होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि। माल्थस के इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या समानांतर या गणितीय दर से होती है, अर्थात खाद्य सामग्री की वृद्धि सामान्य गति से धीरे धीरे होती है। नैसर्गिक प्रतिबंध। थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और खाद्य सामग्री के बीच असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में प्रकृति अपना नैसर्गिक प्रतिबंध लगाती है, जैसे महामारी, अकाल, भूकंप, युद्ध आदि के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाता है। माल्थस के अनुसार जब जनसंख्या ज्यादा और खाद्य सामग्री कम होने के कारण असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो प्रकृति अपना नैसर्गिक रोक लगाती है, अर्थात मनुष्यों की जनसंख्या को महामारी, अकाल, युद्ध इत्यादि के द्वारा कम करती है। निवारक प्रतिबंध। माल्थस ने कृत्रिम निरोधों के प्रयोग पर बल दिया, जैसे बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम अथवा ब्रह्मचर्य का पालन कर सीमित संख्या में बच्चे पैदा करना। जनसंख्या का नव माल्थसवादी सिद्धांत। उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गरीबी और भूखमरी की जैसी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। इसके 4 चरण हैं: पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। पहला चरण, समाज अल्प विकसित। पहले चरण में समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ऊंची होती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर
नीचे रहता है। दूसरा चरण, जब समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है तो रोग नियंत्रण, जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण के उन्नत तरीकों के द्वारा मृत्यु दर नीचे ला दी जाती है, लेकिन जन्म दर को कम करने में लंबा समय लगता है। इस प्रकार दूसरे चरण में जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। दोस्तों, अभी भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में समाज विकसित अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है और उनके बीच अंतर बहुत कम हो जाता है। चौथा चरण, यह वह अवस्था है जब आर्थिक विकास की दृष्टि से देश अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में जीवन स्तर अधिक उच्च होने के कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। यह अवस्था जनसंख्या में ह्रास की अवस्था होती है, जैसे फ्रांस। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय 2 के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण शहरी संयोजन और विभाजन। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक्स।